अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर डिवीजन और विंटर जोन जम्मू के बच्चों को सिर्फ एक दिन रह गया एग्जाम को। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी आपका इंग्लिश है, जैसा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, आपका राइटिंग स्किल 22 मार्क्स का, ग्रामर आपका 8 मार्क्स का, इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन आपका 30 मार्क्स का, ये पूरा मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। राइटिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर में क्या ट्रिक्स वगैरह रहेंगी वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है ना, वो होता है 80 मार्क्स का। अब आफ्टर 15% सेल्बियस रिलैक्सेशन आपने तो 68 ही अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 12 मार्क्स आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप पूरा पेपर भी करोगे ना, कोई मसला नहीं है। बट अगर आप सिर्फ 68 करोगे, अगर आपके ये 68 करेक्ट होंगे तो आपको 80 बन जाएंगे। तो 12 पर ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत, 68 पर ही ज़्यादा तवज्जो दो, उसी पर फोकस रखो, तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स बन जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको 20 मार्क्स का बनता है। पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है, इसमें आपको पैसे ही दी जाती है 2-3 पेज पर, आपने इसको पढ़ना होता है। फिर इसके नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। आपने समरी लिखनी होती है इसी की, जिसके 4 मार्क्स बनते हैं। इसका एक टाइटल ढूंढना होता है कि ये किसके बारे में है, उसका आपको 1 मार्क्स बनता है। बहुत ही आसान है, बट बहुत से बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते। यार 10 मार्क्स हैं, वो सोचते हैं कि 2 मिनट में पूरा आंसर इसका मिल जाए, हमें यहाँ पर आंसर निकल जाए। तो इसलिए अगर 10 मार्क्स का है, अगर आपको इसमें 15 मिनट भी लगते हैं, 20 मिनट भी लगते हैं, लगाओ, क्योंकि ये 10 मार्क्स के 10 मार्क्स आपके बनने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ के बारे में पूरा सिखाया हुआ है। अगर आपने वही सीखा है तो अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा न्यू सीखना चाहते हो तो अभी मैं आपको ये सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने पूरी जो यहाँ पर पैसेज दी हुई है, इसको अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना है। जब आपने पैसेज पढ़ ली, अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी इस पैसेज को देखकर कि ये किसके बारे में है, तो उसको आपने एज अ टाइटल लिखना है। हो सकता है कुछ बच्चों का टाइटल इधर उधर हो, डिफरेंट थोड़ा बहुत हो जाता है, बट चलेगा, कोई मसला नहीं है। आप जो भी यहाँ पर टाइटल सोच रहे हो, आपका टाइटल भी अच्छा हो सकता है। अब प्रॉब्लम्स इन केयर ऑफ द एज्ड, जो भी हमारे यहाँ पर बूढ़े लोग होते हैं, तो उनकी जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स उनको इशू होती हैं या उनकी जो केयर है, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे उसको, आप समझ जाओगे हाँ उसी के बारे में। तो ये टाइटल जैसे आपने लिखा, आपका यहाँ पर 1 मार्क्स बन गया। फिर उसके बाद आपने नोट्स बनाना है। जब आप नोट्स बनाओगे ना, नोट्स में आपने बीच में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करनी है, कुछ एब्रीवेशन यूज़ करनी है। अब आंसर में ये चीज़ आपने यहाँ नहीं लिखनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपने सिंपली नोट्स पे जाना है और यहाँ पर नोट्स बनाना है। अब नोट कैसे बनाओगे, आपने उसी जो आपकी पैसे ही दी हुई है ना, ऐसे जब आपने पढ़ी, इसमें आपने ये चीज़ें देखनी है कि यहाँ पर मेन किसके बारे में बात हो रही है। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है, पीपल जो हैं वो अब ज़्यादा जीतते हैं बट प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होती हैं। ऐसा ही आप देखोगे, जो बूढ़े लोग हैं वो लॉनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। और रिटायरमेंट के बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप मेन पॉइंट जो भी है ना, आपको जब ये मेन पॉइंट्स हैं, आपने सबसे पहले ऊपर मेन पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, ये आपका मेन पॉइंट आ जाएगा। जैसा कि लॉन्गर लाइफ मोर प्रॉब्लम्स, इसके बारे में। अब इसके बारे में क्या कुछ बताया गया है, पहला आपको मेन पॉइंट हो गया लॉन्गर लाइफ मोर प्रॉब्लम्स, ये हमने देखा। अब इसमें क्या कुछ बताया गया, इसमें बताया गया मेडिकल साइंस जो है उसने लाइफ स्पान, जो लाइफ की जो इंसान की ज़िंदगी का टाइम जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया। जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। अब इसको एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं जाना, थोड़ा ऐसा यही टॉपिक ही समझो। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर तो अच्छे तरीके से लिखा लॉन्गर लाइफ मोर प्रॉब्लम्स। अब इसके मेन मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे। अब मैंने मेडिकल पूरा नहीं लिखा, मेड साइंस हैज़ इंक्रीज लाइफ स्पान। सेकंड पॉइंट, बट इट हैज़ नॉट सॉल्व इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज। एंड को मैंने ऐसे लिखा शॉर्टकट, प्रॉब्लम्स को मैंने शॉर्टकट लिखा। अब क्यों लिखा मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी चीज़ें मेंशन है। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर देखा था ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। फिर उसके मैंने शॉर्ट 2-3 पॉइंट ढूंढे। अर्लियर एल्डर्स लिव्ड हैप्पीली इन जॉइंट फैमिली। अब जो भी यहाँ पर पहले एल्डर्स होते थे वो क्या खुश होते थे ना जॉइंट फैमिलीज में, वो ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पर पॉइंट, मैंने वो लिखा। न्यूक्लियर फैमिलीज मेड देम फील नेग्लेक्टेड। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ नाउ वर्क का भी मैंने शॉर्ट कर लिखा। तीसरा पॉइंट मैंने वहाँ पर क्या ढूंढा था, आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैंने लिखा रिटायरमेंट ब्रिंग्स साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक्स को मैंने शॉर्ट कर लिखा चेंज। सेकंड मुझे वहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट पर क्या मिला, फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ स्टेटस एंड डिप्रेशन को मैंने शॉर्ट कर लिखा। अराइजेज व्हेन स्पोर्ट इज मिसिंग को भी शॉर्ट कर लिखा। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या ढूंढा, मॉडर्न जनरेशंस एटीट्यूड। अब उनका एटीट्यूड क्या है, यूथ टू बिजी इन कॉम्पिटेटिव लाइफ, एल्डर सीन एज बेबी सेटर और बर्डन, पोर हेल्थ एंड इमोशनल सफरिंग फॉलो। ये सब पॉइंट मैंने कहाँ से ढूंढे, मैंने उसी पैसेज में से देखे। आपको जो मिलते हैं आप वही लिखो और यहाँ पर बीच बीच में कोई एब्रीवेशन यूज़ करो। जैसा कि जॉइंट को JOINT नहीं लिखा तो JNT लिखा। ऐसे ही प्रॉब्लम्स को ये शॉर्टकट लिखा। जब ये चीज़ें होगी उसके बाद मैंने एक बॉक्स बनाया की टू एब्रीवेशंस। जो शॉर्टकट मैंने वहाँ यूज़ की उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैंने मेड यूज़ किया था, मेडिकल की जगह मेड इज इक्वल टू मेडिकल, PRBLMS इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स, SBPLY इज इक्वल टू हैप्पीली, जॉइंट, ये ऐसे इनको मैंने एक्सप्लेन किया। और शॉर्टकट मैंने एंड यूज़ किया था तो उसको मैंने यहाँ पर एंड लिख लिया। नोट भी लिख लिया। 5 मार्क्स मुझे नोट से हो गए, 1 मार्क्स मैंने टाइटल लिखा था, टोटल मुझे 6 मार्क्स हो गए। अब मुझे यहाँ पर समरी लिखनी है। अब समरी में कहाँ से लिखूंगा, समरी भी आपने खुद से नहीं लिखनी है। समरी जो आपने वहाँ पर पैसेज पढ़ी उससे जो जो मोटे मोटे पॉइंट उठाए वो यहाँ पर डाल दिए। जैसा ये आपका पेपर था, कुछ पॉइंट आपने स्टार्टिंग से उठाए, थोड़ा यहाँ से लिख लिया,
ऐसे जो आपको अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा यहाँ से लिखा, थोड़ा जहाँ से लिखा, 3-4 पेज होते हैं, थोड़ा थोड़ा हर जगह से लिखा, आपकी समरी बन जाती है। इसी समरी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 4 मार्क्स भी मुझे मिल जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स मेरे पहले क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। कॉम्प्रिहेंशन में एक और क्वेश्चन होता है, आपने पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। एट द एंड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका आंसर करना होता है, और उसके आंसर ज़्यादातर आपको यहाँ से ही पैसेज से ही मिलते हैं। जैसा कि मैंने पैसेज पूरी नहीं पढ़ी, पैसेज से पहले मैं यहाँ पर गया लास्ट पे क्वेश्चंस क्या हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन अ सुपरस्टिशन। अब सुपरस्टिशन क्या है मुझे क्या पता क्या है, मैं डायरेक्ट जब ऊपर पैसेज पे जाऊँगा यहाँ पर मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, सुपरस्टिशन इज अ बिलीफ यूजुअली बर्न आउट ऑफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, 1 मार्क्स मुझे यहाँ मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर, देखो एंटोनिम सिनोनिम, ये आपकी किस्मत की बात है। आसान आ गया तो आप खुद लिख लोगे, नहीं तो मुश्किल भी हो सकती है, ये मिस भी हो सकते हैं। एडवर्स का फेवरेबल होता है एंटोनिम, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं बीच में। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड एंशिएंट पीपल फॉर्मुलेट सो मेनी सुपरस्टिशियस बिलीफ। अब क्यों करते थे, वो भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आप जैसे यहाँ पर ऊपर आओगे आपको मिल जाएगा इसका भी आंसर। जैसा कि एंशिएंट मैन वाज इग्नोर्ड अबाउट इतना 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 इतना, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख लेना। ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है, आपने ऊपर एंशिएंट आके ढूंढा तब भी आपको मिल जाएगा। तीसरा जो है, ये भी यहाँ पर कभी कभी डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें नाउन क्या है ये भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा ही करना पड़ता है कई बार। जैसा कि यहाँ पर इसमें ये चीज़ बताई जा रही है, एडजेक्टिव है, तो ये बीच बीच में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये बीच में किसी बच्चे को रह भी जाती हैं। फिर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर भी होता है, नाउन फ्रॉम इग्नोरेंट क्या है, इसको इग्नोरेंस आ जाता है, ये भी बीच में ऐसा क्वेश्चन होता है। फिर द हूटिंग ऑफ एन ओल एट नाइट इज़ टेकन एज अ साइन ऑफ, तो डिस्ट्रक्शन, ये आपने ऊपर में सही ढूंढना है। जैसा कि जब आप ऊपर ओल भी ढूंढोगे ना, उल्लू कहाँ है, तो ओल भी आपको मिल जाएगा। तो ये है, द हूटिंग ऑफ एन ओल एट नाइट वॉज साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन लिखो या फिर पूरा डिस्ट्रक्शन और द अप्रोचिंग डेथ, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर है, विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस सुपरस्टिशंस हैव डाइड डाउन कम्प्लीटली, क्या कम्प्लीटली खत्म हो चुका है सुपरस्टिशन करना, तो ये है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि खुद ही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर है एडवांसमेंट ऑफ साइंस अ गुड नंबर ऑफ सुपरस्टिशन हैव डेफिनेटली डिक्रीज हुए हैं, टोटली खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ पर है, विच नंबर इज यूजली टेकन टू बी अनलकी, तो यहाँ पर 13 है, ये भी मैं खुद से नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ, 13 यहाँ पर मेंशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है, फॉर एग्जांपल 13 इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी अनलकी, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 13 आ जाता है। अब यहाँ पर आ जाएगा, विच वर्ड इन पैरा 2 मीन्स ऑलमोस्ट सर्टन टू हैप्पी वेरी सून। जिनका इंग्लिश थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा वो इसको खुद ही समझ लेंगे, तो इमिनेंट इसका आंसर है। जैसा कि आपको पैरा सेकंड जब जैसे ही ढूंढोगे वहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। ये यहाँ पर पैरा सेकंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इमिनेंट जो है इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है। लास्ट पे है, गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल आप क्या दोगे, तो डिफरेंट भी हो सकता है, आपने जो चीज़ समझी ये किसके बारे में है वही लिखोगे। द पावर ऑफ सुपरस्टिशन भी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका आता है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, टोटल 30 मार्क्स का होता है। 22 आपके राइटिंग स्किल के होते हैं और 8 मार्क्स आपके ग्रामर के होते हैं। अब राइटिंग स्किल में आपको क्या कुछ पूछा जाता है, जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो आर में होता है, या तो यहाँ पर आपको कोई एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट लिखनी होती है, या फिर कोई आपको इनविटेशन, किसी को इनवाइट करना होता है, या फिर आपको किसी ने इनवाइट किया उसका रिप्लाई लिखना होता है। चलो ये सब कुछ हम सीख लेते हैं, चाहे फिर एडवर्टीजमेंट आए, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन आए या उसका रिप्लाई आए, हम ईजिली उसका आंसर कर पाएँ। देखो एडवर्टीजमेंट राइटिंग सिर्फ एक ही नहीं आ सकती, कुछ भी आ सकता है। जैसा कि मैं आपको पेपर दिखा रहा था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये चीज़ पूछी गई थी। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट पूरा सीख लेंगे। सिचुएशन वैकेंट, किसी के पास कोई वैकेंसी है या फिर कोई जॉब ऑफर कर रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, सिचुएशन वैकेंट या फिर जॉब ऑफर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए ताकि आप इसको ईजिली कर पाओ। देखो यहाँ पर क्या था, यू नीड द सर्विस ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द रिपेयर ऑफ सम डैमेज्ड वायरिंग इन सर्किट पॉइंट्स, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो अब यहाँ पर बोला जाता है 40 to 50 वर्ड्स इनफ है। अब जो सिचुएशन वैकेंट होता है या जॉब ऑफर होता है, ये कौन करता है, एम्प्लॉयर जॉब सीकर को, जो बंदा किसी को जॉब देना चाहता है, तो ये यहाँ पर लिखता है। अब यहाँ पर बंदा जो है, फॉर एग्जांपल आप जो हो, आपको चाहिए वांटेड कौन, एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन। सबसे आप इसको बॉक्स में भी बना सकते हो, बॉक्स के बिना भी बना सकते हो। वांटेड एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन ऊपर लिखा, फिर आप नीचे थोड़ा वो लिखोगे, रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ अ स्किल्ड एंड रिलायबल इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर एंड डैमेज। ये जो चीज़ आपको मेंशन है, तो साथ में आपने ये चीज़ लिखी, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड इतना इतना, विजिट इतना, ये हो गया आपका ये वाला एडवर्टीजमेंट। सेकंड जो है आपका सिचुएशन वांटेड में जॉब रिक्वायर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ITI ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन हो, आपको जॉब चाहिए कश्मीर में, अब आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी कि मुझे जॉब चाहिए, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या जाता है, आपने यहाँ पर सिचुएशन वांटेड लिखा क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपने अपने बारे में थोड़ा लिखा, क्वालिफाइड हूँ, ITI ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें साथ में लिखी, कहाँ से क्या कुछ किया है, तो एक्सपेक्टेड सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम मेल वगैरह कुछ नहीं लिखना, ऐसे शॉर्टकट चीज़ें लिखना। तो यहाँ पर आपका हो गया, अगर आपको जॉब रिक्वायर्ड हो, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ एडवर्टीजमेंट में आपको टू लेट, एकोमोडेशन अवेलेबल पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है।
जैसा कि यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है, यू हैव अ रूम टू रेंट नियर अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, राइट इन एडवर्टीजमेंट। आपके पास रूम है, आप उस रूम को यहाँ पर टू लेट करना चाहते हैं, किसी को यहाँ पर देना चाहते हैं रेंट पर। उसके लिए क्या करना है, एकोमोडेशन अवेलेबल, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना है, ये ऐसा रूम है, यहाँ पे है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हो गया यहाँ पर आपका टू लेट वाला भी। अगर आप चाहते हो कि आपको रूम की रिक्वायर्ड है, आप स्टूडेंट हो कश्मीर यूनिवर्सिटी के, आपको नज़दीक कैंपस के कोई रूम चाहिए, अब आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप ऊपर लिखोगे रूम वांटेड, फिर आप लिखोगे अपने बारे में, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हूँ, मुझे हजरतबल के नज़दीक रूम चाहिए, बजट मेरा इतना है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया एकोमोडेशन वांटेड का। लॉस्ट एंड फाउंड का भी एडवर्टीजमेंट आता रहता है, जैसा कि आपको यहाँ पर यू लॉस्ट योर ब्राउन वॉलेट नियर लाल चौक कंटेनिंग कैश एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है, आपको कोई चीज़ गुम हो गई है, आपने ये चीज़ें लिखी कि मेरा ऐसा ऐसा यहाँ पर वॉलेट था, यहाँ नज़दीक में इस डेट को गुम हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जिसको भी मिला तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, उसको रिवार्ड भी हम ऑफर करेंगे, हो गया लास्ट का। अब ऐसे ही यहाँ पर फाउंड का भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई यहाँ पर वॉलेट मिला, तो अब यहाँ पर लिखना चाहते हो कि मुझे ऐसा वॉलेट मिला है, जिसका भी है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, तो यहाँ पर आपने फाउंड लिखना है, तो हो गया ये वाला भी। फॉर सेल एंड परचेज़, ये भी बीच बीच में पूछा जाता है। अब आप क्या करना चाहते हो, अपनी सेकंड हैंड स्कूटी जो है एक्टिवा, वो यहाँ पर आप ऐसे ही किसी को भेजना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। अब आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है, अब आप सेल करना चाहते हो तो फॉर सेल लिखोगे, फिर लिखोगे सेल किस चीज़ की, ये हो गया यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट सेल एंड परचेज़ का भी। जो इनमें इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है एजुकेशनल कोचिंग एडवर्टीजमेंट। आप डायरेक्टर हो जेके स्टडी एकेडमी के, आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है एडमिशन के लिए 9th और 12th क्लास की। अब जैसा कि आपने ऊपर लिख लिया एडमिशन ओपन, नीचे लिखा आपके अपना जो भी है, जेके स्टडी एकेडमी श्रीनगर अनाउंसेस एडमिशन फॉर इतना इतना, ये स्ट्रीम, फैकल्टी ऐसी है, जगह ऐसी है, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ये हो गया यहाँ पर भी आपका एडवर्टीजमेंट का काम कंप्लीट। एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है, बीच में साथ में आपको कोई इनविटेशन भी पूछी जाती है, बट यहाँ पर नेक्स्ट आर में बीच में क्वेश्चन आपको आता है इनविटेशन पे, आपने किसी को इनवाइट करना है। ये यहाँ पर दो तरह का इनविटेशन होता है, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। अगर हम फॉर्मल इनविटेशन की बात करें, जैसा कि आप अपने यहाँ पर सेक्रेटरी हो कल्चरल क्लब की, आपकी जो स्कूल है, अब आपने इन्विटेशन लिखनी है सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जो आपका एनुअल कल्चरल इवनिंग जो है वो हेल्ड हो रहा है आपके स्कूल में, तो उसके बारे में। अब आपने यहाँ पर जो आपका फॉर्मल होगा, फॉर्मल होता है जब आप किसी ऑफिशियली चीज़ पर लिखते हो, इनफॉर्मल होता है जब आप फ्रेंड दोस्तों वगैरह रिलेटिव को लिखते हो। अब फॉर्मल में क्या आ गया, आपने ऊपर लिखा स्कूल का नाम, कल्चर क्लब ग्रीन वैली स्कूल, ये थोड़ा थोड़ा इनवाइट लिखा अच्छे तरीके से, एनुअल कल्चरल इवनिंग है, कहाँ किस मतलब हेल्ड ऑन कहाँ होगा, किस जगह होगा, क्या टाइम है, आप अपना लास्ट एट द एंड लिखोगे सेक्रेटरी कल्चर क्लब इतना, बॉक्स में लिखोगे, आपका इन्विटेशन फॉर्मल कंप्लीट हो गया। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल इजी होता है बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी पूछा गया था, योर पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी एट अ होटल नेक्स्ट वीक, तो आपने अब अपने फ्रेंड्स को करना है, जैसा कि डियर राज वी आर सेलिब्रेटिंग आवर पेरेंट्स जुबली इतना इतना, जो ऊपर मेंशन था इस डेट को यहाँ पे इतने बजे, तो अब आपको हम इन्वाइट कर रहे हैं विद लव, अपना नाम XYZ। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मल रिप्लाई भी आता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है ना सिर्फ इन्विटेशन पर नहीं, आपको रिप्लाई टू इन्विटेशन भी आ सकता है, फॉर्मल का भी इनफॉर्मल का भी। जैसा कि आपको किसी ने इन्वाइट किया है, यू हैव रिसीव्ड फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड एनुअल डे सेलिब्रेशन सनराइज पब्लिक स्कूल, अब आपने इसका रिप्लाई लिखना है कि आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपना नाम लिखोगे, समझो आप जो हो, अब आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल आपने हमें इनवाइट किया, अब इस डेट को हम ज़रूर आएंगे, हो गया आपका रिप्लाई भी कंप्लीट। इनफॉर्मल जो आपका रिप्लाई होता है वो सिंपल होता है, आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया था बर्थडे पार्टी के लिए, अब आपने इसको क्या लिखना आगे से, हाँ डियर XYZ थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया संडे को, तो मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, तो ये मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट विशेज़ XYZ। तो ये आपका इन्विटेशन का काम भी हो गया। अब नेक्स्ट आपको लेटर आती है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। ये आपको इनफॉर्मल लेटर्स नहीं आती, आप फ्रेंड को लिखो, दोस्त को लिखो, भाई को लिखो, ऐसी लेटर्स आपको नहीं पूछी जाती, या तो बिजनेस होती हैं, ऑफिशियल लेटर होती हैं। जैसा कि आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो, आप कोई कंप्लेंट लिख रहे हो, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसा कि ट्रैफिक यहाँ पर जैमिंग के बारे में पूछा गया था आपकी सिटी रोड में, आपने ट्रैफिक कमिश्नर को लिखनी है लेटर, उसको रिक्वेस्ट करना है ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो सके। और सेकंड आर में आपको किसी भी जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को लिखनी होती है, जिसमें आप क्या करते हो, जो जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर बिजली का मसला है, कोई भी मसला हो सकता है, बट आपकी लेटर के जो मार्क्स होते हैं, एड्रेस का आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स, बॉडी के 3 मार्क्स, क्लोजिंग के 1 मार्क्स। बहुत ही आसान है, हम इसका भी फॉर्मेट सीख लेते हैं ताकि कोई भी आपको लेटर आए आप ईजिली उसका आंसर कर पाओ। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ ही आपके पेपर में ट्रैफिक जैमिंग को लेकर, अब आपने क्या किया, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको थोड़ा समझाने के लिए। सेंडर एड्रेस मतलब आप सेंड कर रहे हो अपना एड्रेस, जो भी आप यहाँ पर लिखो, XY हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6, आप कहाँ से हो, लाल चौक सिटी का नाम है, जम्मू एंड कश्मीर, इतना डेट यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ जिसको लिख रहे हो, ऊपर आपको खुद ही बताया गया था कि आपने ट्रैफिक कमिश्नर को लिखना है, तो आपने ट्रैफिक कमिश्नर को लिखा, ये हो गया रिसीवर एड्रेस। आपने अगर एड्रेस अच्छे तरीके से लिख लिए, यहाँ से आपको 1 मार्क्स बन गया।
फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, वही रिक्वेस्ट करनी है ऊपर से लेकर। रिस्पेक्टेड सर, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, यहाँ का भी आपको 1 मार्क्स बन गया, हो गए 2 मार्क्स। फिर आपने बॉडी लिखनी है, बॉडी आपने वही लिखनी है जो चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। आपने रिक्वेस्ट किया, प्रॉब्लम्स जो आपकी है ट्रैफिक को लेकर, वो बीच में कुछ भी डाला, तो यहाँ से आपको बनते हैं 3 मार्क्स। और यहाँ जो आपकी क्लोजिंग है, योर्स फेथफुली ABCD इतना, चाहे आप यहाँ पर योर्स फेथफुली लिखो, चाहे यहाँ पर लिखो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्लोजिंग का भी आपको 1 मार्क्स बनता है। अगर आपकी क्लोजिंग, आपका यहाँ पर सैल्यूटेशन, आपका यहाँ पर ये एड्रेस अच्छा होगा तो 3 मार्क्स यहाँ ही बन जाएंगे और 3 मार्क्स आपके बॉडी के होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, आपने लेटर लिखनी है किसी एडिटर, लोकल न्यूज़पेपर, ये पूछी जाती है कई बार, लोकल न्यूज़पेपर को लिखो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना एड्रेस, डेट जिसको भेजनी है, जैसा कि एडिटर जो है उसको भेजी, और यहाँ पर सब्जेक्ट। अब जो एड्रेस आपने लिखा 1 मार्क्स यहाँ पे हो गया, या आपने सैल्यूटेशन लिखा 1 मार्क्स यहाँ पे हो गया। लास्ट पे आपने योर सिंसियरली लिखा, सॉरी आपने अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स हो गया, 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए। बीच में जो आपका कंसर्न है, जो आप लिखना चाहते हो, जो मेन चीज़ है, 3 मार्क्स इसके हो गए। टोटल आपके 6 मार्क्स हो गए लेटर के। कोई भी लेटर आए, अच्छे तरीके से अपना एड्रेस जिसको लिखना है उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन और जो आपकी क्लोजिंग अच्छे तरीके से लिखो, बीच में थोड़ा बॉडी शॉर्टकट लिखने की कोशिश करो, फुल मार्क्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका 6 मार्क्स का होता है रिज्यूम। जैसा कि किसी तरीके से भी आपको रिज्यूम आ जाता है, रिज्यूम बनाने के 4 मार्क्स, साथ में उसकी कवरिंग लेटर के 2 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स। जैसे कि कोई भी आ सकता है, जैसा यहाँ पर जो पूछा गया उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, JKSSRB ने एडवर्टीजमेंट निकाली है लेक्चर इन इंग्लिश की और कंप्यूटर साइंस की। अब आपने रिज्यूम डालना है जिसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे और कवरिंग लेटर के 2 मार्क्स। अब सबसे पहले हम यहाँ पर वही कवरिंग लेटर लिख लेते हैं। लेटर बड़ी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि बड़ी लेटर के तो 6 मार्क्स टोटल होते हैं, यहाँ तो आपको 2 मार्क्स ही लेटर के हैं। शॉर्टकट अपना एड्रेस जिसको भेजना है उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन लिखा, शॉर्टकट जो चीज़ आप यहाँ पर लिख रहे हो, योर्स फेथफुली अपना नाम, ये लेटर आपकी कंप्लीट होगी, 2 मार्क्स। फिर यहाँ पर आपने रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम के लिए आप अपना नेम, एड्रेस, बट अपना नाम नहीं लिखना, अपना मेन एड्रेस नहीं लिखना, कुछ भी शॉर्टकट, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, ये मेन चीज़ें आप क्या जाती हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव थोड़ा लिख लो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, बट कुछ भी लिखो, 10th 12th BA ये वो, थोड़ा तो अच्छा से यहाँ पर बन जाए। एक्सपीरियंस लिखो, हाँ 2 साल का एक्सपीरियंस है उस स्कूल में। स्किल्स जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिज्यूम बन के रेडी हो गया, इसके आपको 4 मार्क्स बन जाएंगे। किसी तरीके से भी कोई भी रिज्यूम पूछा जाए उसी हिसाब से। एजुकेशनल आपका रिज्यूम है कि आपको यहाँ पर टीचर की ज़रूरत है, तो उसको एजुकेशनल बनाने की कोशिश करना है। टेक्निकल है, उसको टेक्निकल बनाने की कोशिश करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर एज अ कंप्यूटर सिखाने के लिए, तो उसमें कंप्यूटर की चीज़ें ज़्यादा डालनी है, तो ऐसा आपने रिज्यूम बनाना है। आपको यहाँ पर कोई भी आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनैलिटी प्रोफाइल या फिर पर्सनल नरेटिव पूछा जाता है, उसका आपने यहाँ पर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 2 दिए जाते हैं, 1 का लिखना होता है, टोटल 6 मार्क्स बनते हैं। अब यहाँ पर आपको बीच में थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, बट यहाँ पर एट द मेन चीज़ क्या है, आर्टिकल है, क्या है, टू मच कंजप्शन ऑफ जंक फूड बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या स्पीच है। अब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपने स्पीच देनी है, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि आप रोल ऑफ यूथ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं। स्पीच का थोड़ा अलग तरीका होता है, आर्टिकल का थोड़ा अलग तरीका होता है, पर्सनैलिटी प्रोफाइल का अलग तरीका होता है, पर्सनल नरेटिव का अलग तरीका होता है। थोड़ा तरीका सीख लेते हैं। देखो, कोई भी आर्टिकल आपको आ जाए जिसमें आर्टिकल लिखा होगा, जैसा पहला ऊपर है, तो उस आर्टिकल को कैसे लिखना है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, आपने ऊपर हेडिंग लिखा द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ बाय, किसने लिखा, क्योंकि आर्टिकल लिखने वाला होता है ABCDF। फिर स्टार्टिंग यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया के बारे में, किसी टेंशन के बिना ही। अगर आपको डिबेट है, डिबेट के लिए आपने ऊपर टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक के बारे में, वही टॉपिक लिखा, बट डिबेट में आपने जो जैसा थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं स्टार्ट करना ऑनलाइन एजुकेशन के, यहाँ पर रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस, क्योंकि डिबेट है, इसका मतलब है यहाँ पर जज भी होंगे, आपके बाकी लोग भी होंगे जो आपको जज करेंगे कि हाँ जी आपने कैसा डिबेट दिया। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने ये ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना है। कोई स्पीच है तो स्पीच को उसी हिसाब से लिखना है, टॉपिक हमारा ये है। फिर गुड मॉर्निंग, क्योंकि स्पीच है, स्पीच हम कैसे देते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड टुडे, अपना नाम समझो, ABCDF टू है इतना इतना, और मेरा टॉपिक है, इसी टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है। पर्सनैलिटी प्रोफाइल के बारे में है, इसका मतलब किसी शख्सियत के बारे में होगा, जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इसी के बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है। पर्सनल नरेटिव है, पर्सनल नरेटिव का मतलब है खुद से लिखना। कोई भी चीज़ है उसको यहाँ पर एज अ खुद यहाँ पर ऑब्जर्व करके लिखना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। पर्सनल नरेटिव ऐसा होता है। तो ये आपका यहाँ पर 6 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे डिबेट हो, स्पीच हो, पर्सनैलिटी प्रोफाइल हो, या फिर पर्सनल नरेटिव आर्टिकल हो, ताकि आप इजीली लिख सको। तो ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब आपको ग्रामर पूछा जाता है, आपको कोई भी एक पैसेज दी जाती है, इस पैसेज को आपने एडिट करना होता है, करेक्ट चीज़ें ढूंढनी होती हैं, करेक्ट चीज़ें कौन सी हैं। जैसे कि आपको वहाँ पेपर में जो था वो पैसेज ये दी गई थी, बट यहाँ पर आपने समझना है, ऐसा ही नहीं कुछ भी यहाँ पर एडिट करना है। आप अपने सिलेबस को देखोगे, एडिट जो चीज़ें आपने करनी है सोच समझ के करनी है। कहीं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं टेंसेस की पड़ती है, कहीं पंक्चुएशन की पड़ती है, कहीं नरेशन की पड़ती है, कहीं कंजक्शन की पड़ती है, कहीं प्रीपोजिशन की पड़ती है, कहीं चेंज ऑफ वॉइस की पड़ती है। तो उसी हिसाब से आपने चेंजिंग करनी है। जैसा ये पैसेज दी गई थी,
इस पैसेज को आपने समझना है, फिर उस हिसाब से आपने एडिट करनी है। देखो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा ग्रामर सीखोगे। मैं आपको सिंपल बात अगर बताऊं, आप ये चीज़ देखो, ये जो आपकी यहाँ पर पैसेज दी गई है ये किसके बारे में है। मेन चीज़ें आप याद रखना। अगर पास्ट की कोई बात यहाँ पर हो रही है कि ये हुआ था ये हुआ था, तो आपने अपने ज़्यादातर जो यहाँ पर चीज़ें हैं जिनको समझना है उनको पास्ट बनाने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पर सी को सा कर दिया, हैज़ कम को हैड कम कर दिया, ऐसे ही। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो उसको प्रेजेंट बनाने की कोशिश करनी है, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर बनाने की कोशिश करनी है, विल ये वो चीज़ें। बट फिर भी अगर हम देखें यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा समबॉडी नॉक इट ऑन हिज डोर, तो ऑन नहीं होता, ऑन हिज डोर पे नहीं होता, वो होता है एट हिज डोर, डोर के। ऐसा ही एज सुन एज आई ओपन द डोर आई सी माई फ्रेंड स्टैंडिंग देयर। अब हम बात तो पुरानी कर रहे हैं कि उसने दरवाज़ा नॉक किया था, तो मैंने अपने दोस्त को देखा। अभी सी कैसे किया, अभी कैसे देखा, देखा था ना, तो आई सा, सी से सा बन गया। ऐसा ही मैंने जब बाकी चीज़ें देखी, ही हैज़ कम की जगह हैड कम आ जाएगा। टू इनवाइट मी ऑन द मैरिज नहीं होता, टू द मैरिज होता है। ऐसा ही जब हम जाएंगे इनविटेशन एंड थैंक्स, अब थैंक्स नहीं आएगा तो थैंक्ड आएगा। ऐसा ही हम जाएंगे माई मदर सर्वड अस विद टी एंड सम स्नैक्स, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, SUM सम नहीं आएगा तो SOME सम स्नैक आएगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ढूंढनी है। हर एक मिस्टेक का 1-1 मार्क्स मिलेगा, टोटल 8 मार्क्स बन जाएंगे। अब बीच में हमें यहाँ पर पंक्चुएशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कामे डालना, जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट सुन के आगे कामा था, इसने कामा नहीं डालता, मैंने कामा डाल दिया। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं फुल स्टॉप इसका रह जाता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम शॉर्टकट भी समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ी, प्रीपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ऑन हिज डोर था तो वहाँ पर एट हिज डोर होता है। इनवाइट मी ऑन द मैरिज, इनवाइट मी टू द मैरिज होता है। टेंस की अगर हम बात करें, सी था तो सा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही थी, हैज़ कम क्योंकि पास्ट की बात हो रही तो हैड कम, थैंक्स पास्ट की बात हो रही तो थैंक्ड, हैशन हमने कुछ यहाँ पर कामाज का इस्तेमाल किया। चेंज ऑफ वॉइस में जैसा यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा माई मदर सर्वड अस टी एंड सम स्नैक्स, तो इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, टी एंड सम स्नैक्स वे आर सर्वड टू अस बाय माय मदर, तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ वॉइस। जो यहाँ पर ग्रामेटिकली चीज़ें हमें पूछी जाती हैं, थोड़ा सा हम उनको सीखने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें क्या होता है, जैसा कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स। अब यहाँ पर जैसे हमें कभी कोई पैसेज पूछे कि उसमें हमने कौन सी चेंजिंग करनी है, जैसा कि जब सेम सब्जेक्ट के बारे में आगे ऑब्जेक्ट यूज़ हो, सेम पर्सन, तो उसमें हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है। जैसा कि अगर आपको है आई हर्ट मी वाइल प्लेइंग, अब आई हर्ट मी नहीं आएगा, आई हर्ट माई सेल्फ आएगा। ऐसा ही अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ही कुछ और चीज़ आ जाए, तो उस हिसाब से आपने इसको मैनेज करना है। टेंस के करेक्शन में हमने क्या करना है, हमने वही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का ध्यान रखना है। वो बात कैसे हो रही है, पास्ट की हो रही तो पास्ट बनाने की कोशिश करनी है, प्रेजेंट की हो रही तो प्रेजेंट बनाने की कोशिश करनी है, फ्यूचर की बात हो रही तो फ्यूचर बनाने की कोशिश करनी है। पंक्चुएशंस का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, कामाज, फुल स्टॉप, जब बात खत्म हो जाए तो फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चंस की बात हो तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही कामा भी हम इस्तेमाल करेंगे, जब हमारी छोटी छोटी बातें हो तो हम कामा भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। नरेशन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि अगर हमें वहाँ पर डायरेक्टली ये लिखा हो ही सैड दैट ही वाज हैप्पी, हम इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सैड आई एम हैप्पी इन्वर्टेड कामाज में। या फिर अगर ऐसा है ही सैड आई एम हैप्पी, इसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्ट चेंज करके ही सैड दैट ही वाज हैप्पी भी बना सकते हैं। कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि वर्ड्स जब हम ज्वाइन करते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, एंड, बट, बिकॉज, आल्सो, सिंस, तो हमने इनको अच्छे तरीके से यूज़ करना है ताकि हमारा जो भी मीनिंग है वो अच्छे तरीके से बन सके। प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ पर प्लेस, टाइम, डायरेक्शन को लेकर, जैसा चेंज ऑफ वॉइस वगैरह का भी ज़रूरत पड़ते हैं। जैसा कि ऊपर हमें यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बना था, माई मदर सर्वड अस टी, हम इसको चेंज करके टी वाज सर्वड टू अस बाई मदर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत ग्रामर की आपने ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात करें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, चलो उसी को मैं थोड़ा आगे ऐड कर। इंग्लिश में जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, उनके बारे में बताने वाला हूं, उनको आपने कैसे तैयार करना है। लिटरेचर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पोएम से दिया जाता है। पोएम में पहला आपको छोटा सा पैसेज एक दिया जाता है, फिर छोटे छोटे 4 क्वेश्चन होते हैं, तो ऊपर पैसेज से आपने आंसर निकालना होता है। हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होता है, टोटल 4 मार्क्स बन जाते हैं। इसी का बी पार्ट होता है, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 का आंसर करना होता है, ये भी पोएम से ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का एक होता है, टोटल आपको 6 मार्क्स बन जाते हैं। तो पोएम का ये पूरा हिस्सा आपको सिर्फ 10 मार्क्स में खत्म हो जाता है। अब पोएम में आपने करना क्या है वो थोड़ा बहुत देख लो। जैसा कि पोएम जो आपकी है वो फ्लेमिंगो में आ जाती है। फ्लेमिंगो में पोइट्री में टोटल 5 पोएम है। जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, इन सभी पोएम्स का अच्छे तरीके से मीनिंग समझ लो, बोलता क्या है, करता क्या है, बाकी आप इजीली आंसर कर पाओगे। और साथ में ये देख लो कौन सी पोएम है और इसको लिखने वाला कौन सा है। अब जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है
वो सभी बच्चे सिर्फ ये देख लें सभी पांचों की पांचों पोएमों को कि ये पोएम में नीचे बीच में लिखा क्या है और इनको लिखने वाला कौन बंदा है। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ये वाला आता है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट, तो आपको यहाँ पर नीचे समझना होता है कि हाँ ये लिखा क्या है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नेम द पोएम एंड द पोइट, जो 4 लाइनें हैं ये किस पोएम से ही लिखने वाला कौन सा, इसलिए ये चीज आपने सभी पोएम की समझनी है। बट अगर हम बात कर रहे हैं बाकी चीजें, तो जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है वो की जो 4 पोएमों का समरी याद करके रखो। आप एक पोएम स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको वहां पर 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वैसे ही आपने एक क्वेश्चन स्किप करना होता है। तो यहाँ कोई भी एक पोएम स्किप करो, बाकी 4 की समरी अच्छे से याद करके जाओ, साथ में पोइट्री डिवाइसेस देख के जाओ इन पोएम्स में पोइट्री डिवाइसेस क्या है, तो आपका ये पोइट्री का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने सिर्फ 3 ही करने होते हैं और कोई भी 2 आप स्किप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल यहाँ पर 9 मार्क्स बनते हैं। अब ये 9 मार्क्स कहाँ से आते हैं? ये आपको फ्लेमिंगो बुक में जो प्रोज दिया जाता है ना 8 यूनिट्स का, यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपको 5 पूछे जाते हैं, किसी भी 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन होता है। अब आपने 3 ही करने, इसका मतलब 2 आपने स्किप करने, तो यहाँ भी आप प्रोज 8 यूनिट से कोई भी 2 स्किप करो, 6 जो आपकी प्रोज आ जाती है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है 6 प्रोज का अच्छे तरीके से समझ के जाओ, बोलता क्या है लिखता क्या है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ये जो आपकी 6 प्रोज हैं इनकी अच्छे तरीके से समरी याद करके जाओ, क्योंकि आप टेक्सुअल क्वेश्चन जितने भी याद करोगे एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन याद करोगे समझ नहीं आएगा, इसलिए आप समरी याद करके जाओ, फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा इसलिए आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 होते हैं, आपने एक करना होता है, आर में आता है 6 मार्क्स का। अब ये आपको कहां से आता है? ये आपको आता है विस्तास बुक से। अब जैसा कि आपकी ये विस्तास बुक है, यहाँ पर आपको 5 प्रोज हैं, एक प्ले है, 5वां जो है ऑन द फेस ऑफ इट ये प्ले है, यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाकी जो 5 बच जाती हैं, इन पांचों में से किसी भी 2 चैप्टर से, 2 यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने एक करना होता है, एक छोड़ना होता है। इसलिए आपको 5 शॉर्ट स्टोरीज बच की, इनमें से आप कोई एक स्किप करो, बाकी 4 का जिनके इंग्लिश स्ट्रांग है अच्छे तरीके से समझ के जाओ, जिनके इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है वो इन 4 की समरी या थीम अच्छे से याद करके जाएं। फिर एग्जाम में जो चीज पूछी जाए समरी लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको आता है प्ले से, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक का आपने आंसर करना होता है। तो आपका प्ले सिर्फ यहाँ पर एक ही है, ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऑन द फेस ऑफ इट जो है, इस प्ले से आप इसकी समरी अच्छे तरीके से, इसकी थीम अच्छे तरीके से याद करके रखो। जिनके इंग्लिश स्ट्रांग है इसको अच्छे तरीके से समझ लें बोलता क्या है, जिनका वीक है वो इसकी समरी याद करें, तो इनको मार्क्स मिल जाएंगे।